पाकिस्तान जो है उसने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं, ठीक है जी, वो आउटसोर्स करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बहुत से शायद हमारे जो कश्मीरी जो हमारे बैठे हैं लोग असेंबली में, उनको कश्मीर के तनाज़े का इल्म ही नहीं है और वो उसकी तारीख को जानते ही नहीं है। हिंदू कम्युनिटी ने सिंध असेंबली के बाहर धरना दे दिया है। उनका कहना है कि सिंध के अंदर पिछले कई सालों से मजहब तब्दीली के वाकयात चल रहे हैं, जिसमें 12, 13 और 14 साल के बच्चों को अगवा किया जाता है, उनका मजहब तब्दील करके फौरी तौर पर उनकी शादी कर दी जाती है। कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और तीनों की जारी बात है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इस सिलसिले के अंदर। और भारत में ऑब्वियसली इस पे बातचीत भी हो रही है कि देखिए उन्होंने भी अमीर शाह की जो प्रपोजल थी उसको कबूल कर लिया है। हमने जब देखा कि इंडिया ने 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है, आप यकीन माने यहाँ पर हलचल मच गई और हमने ये सवाल उठाया कि अगर इंडिया इतना अहम है। इमरान खान का ये कहना है कि जो भारत है वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है, और उन्होंने कहा था कि हमारा जो बोर्ड है वो तो चलता ही इंडिया के बोर्ड के पैसे पे है। आईसीसी के बगैर जो है, इंडिया के पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता। जितना पैसा आता है क्रिकेट का वो सब इंडिया का होता है, इंडिया के पास आता है। मिसाल के तौर पर कल हमारे वजीर खारजा ने एक अफ्तार पार्टी कर दी, उसमें वो जो है भारत के नाज़िबुल अमूर भी आ गए, तो उसको भी एक इतनी बड़ी चीज करके पेश कर दिया गया कि बहुत पता नहीं क्या हो गया है, भारत ने क्या जबरदस्त काम किया, नाज़िबुल अमूर तशरीफ ले आए और हमारे वजीर खारजा ने इन्वाइट किया। एक तो हमारी आर्मी मारती है, अब आटे ने और राशन की जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कातिल बन गई है। वो कहते हैं कि 2047 तक मैं भारत को डेवलप कर लूंगा, तो वो नजर आ रहा है 2047 कह रहे, मैं आपको चैलेंज करती हूँ 2035 में ये टारगेट अचीव हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और अब भूखमरी वाली हालत में भी पहुंच चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने बचे कुछ एयरपोर्ट्स को बेच करके अपने खर्चे निकाल रही है। जहां पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने बचे हुए 3 एयरपोर्ट्स कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स को नीलाम करके अपने खर्चे पूरे करने वाली है। और दोस्तों, दूसरी खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले ही हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि वे पीओके में स्थित शारदा पीठ मंदिर के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण करने वाले हैं, जिससे भारत के लोग उस शारदा पीठ का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज पीओके, जिसे पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, उनके पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें उन्होंने ये मंजूरी दी है कि भारत द्वारा बनाया गया ये कॉरिडोर शारदा पीठ के लिए वे मंजूर करते हैं और इस कॉरिडोर को वे सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि जिस पीओके को पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता था, वहाँ के पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ ही रेजोल्यूशन पास कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का राय जानते हैं। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी एक हमें खबर मिल गई जिसपे मुझे बहुत ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने 29 मार्च को एक करारदाद पास की है। वो करारदाद बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाएं, करतारपुर कॉरिडोर की तरह, जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर को मिलाए, क्योंकि वो वहाँ पे शारदा पीठ है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो वो उनके लिए उसकी एक मजहबी इम्पोर्टेंस है। जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया, जैसा सिखों के लिए बनाया गया है, इस तरह उनके लिए भी होना चाहिए। तो शायद उसी प्रपोजल से मुतासर होकर हमारी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असेंबली है, उन्होंने एक करारदाद पास कर दी। उन्होंने कहा जी हाँ, कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अब ये हमारे जो माशाल्लाह मेंबरान हैं, और ये सारे कश्मीरी हैं, मैं तो हैरान हो गया। और ये कश्मीरी, ये जो प्रपोजल या ये जो आइडिया आया, ये अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद अहमद साहब की है, उनके पार्टी के एक मेंबर हैं, बट मुझे नाम उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये प्रपोजल रेजोल्यूशन पेश की और सब ने उसको मुतफ़िक़ा तौर पे वो भी कर लिया, अडॉप्ट भी कर लिया। लेकिन बहरहाल अब वो करारदाद तो मंजूर हो गई और भारत में ऑब्वियसली इस पे बातचीत भी हो रही है
कि देखिए उन्होंने भी अमीर शाह की जो प्रपोजल थी उसको कबूल कर लिया है। तो ये सारे इस वक्त मामलात गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर तक और कॉरिडोर की जो बात हुई है, ये सब एक ही इसका शाखसाना है। वो यही है कि बस जी जो स्टेटस को है इसके बेसिस पे ही कश्मीर के मामले को हल करें। अब कौन सी कुव्वतें इसके पीछे हैं वो भी हम जानते हैं। इवन अमेरिका भी यही चाहता है कि ये मामला इस तरह ही बस सेटल हो जाए, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें दरारें पड़ें और पाकिस्तान और भारत एक साथ मिलकर काम करें। अब मिसाल के तौर पर कल हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक इफ्तार पार्टी कर दी, उसमें वो जो है भारत के नाज़िम उल अमूर भी आ गए, तो उसको भी एक इतनी बड़ी चीज़ करके पेश कर दिया गया कि बहुत पता नहीं क्या हो गया है, भारत ने क्या ज़बरदस्त काम किया, नाज़िम उल अमूर तशरीफ़ ले आए और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इन्वाइट किया। पहले तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब हम भारत में हाई कमिश्नर था तो वहाँ भी हमें बुलाते थे इफ्तार पार्टियों में, प्रेसिडेंसी में इफ्तार पार्टी होती थी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद 2 साल के बाद फिर ख़त्म कर दी गई वो भी, पर नाम मुखर्जी जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त तक तो होती रही, उसके बाद ही ख़त्म हो गई। लेकिन वो बुलाते थे सिर्फ इस्लामिक ममालिक को, जो मुसलमान ममालिक थे उनके सफ़ीरों को या हाई कमिश्नर्स को इफ्तार पार्टियों में बुलाया जाता था। हमें भी यही करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल एक फैसला हुआ कि तमाम सारे डिप्लोमेटिक कोर को बुलाना है, तो ये मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन क्वेश्चन यही है कि अब आगे जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स भी आ रही हैं। उम्मीद करता हूं कि जब तक फैसले किए हैं उसी रोशनी में फैसले होंगे। बड़ा अच्छा हुआ कि हमने वर्चुअल अटेंड की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग। अब ये ना हो, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो तो यही है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अप्रैल में मीटिंग हो रही है, इस अप्रैल के आखिर में डिफेंस सेक्रेटरी को भिजवा दें। इस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कि बेचैनी तो ज़रूर होगी जाने की, लेकिन जाने की क़तन ज़रूरत नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को आप भिजवा दीजिए, और फिर जो समिट होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत हो तो आप फॉरेन मिनिस्टर को भिजवा दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट अब नॉर्मल नहीं है, पैसे आना अब नॉर्मल है। पाकिस्तान पहले दिन से डिफ़ॉल्ट ही था। इवन जना साहब वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने आते साथ अमेरिका से $5 अरब की एड मांगी थी, और पहली पाकिस्तान में शिपमेंट वीट की 1949 में आ चुकी थी। दूसरे साल से पाकिस्तान ने भीख मांगने का आगाज़ कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद में सारी की सारी एनर्जी रियासत की अमेरिका से पैसे लेने के चक्कर में थी। उन्होंने कहा कि हम रशिया के अगेंस्ट अलायंस साइन कर देते हैं, पैसे दे दें हमें किसी तरह। अयूब खान ने भी सारी एनर्जी जिस पे लगाई, और बाहर से पैसे आए, वो पैसे इकट्ठे किए, हथियार डेवलप किए, इंडिया पे मार्च खोल दिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमसे तो कहा था रूस से लड़ना है। तो ये है कि 65 वॉर में एक डाउनफॉल ऐसा शुरू हुआ उसके बाद से, कि उससे पहले सो कॉल्ड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट आप कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अमीर हो रहा था, तो वो बाहर से पैसे आ रहे थे, कमाने तो आपने सीखे ही नहीं। इंडस्ट्री सारी कहाँ थी? ईस्ट पाकिस्तान में थी। 71 में वो तो अलहदा हो गया, फिर आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो भुट्टो साहब ने कहा अब बाहर जाओ, मिडल ईस्ट में नौकरियाँ करो, ठीक है, वहाँ जाके सस्ती लेबर करो और पैसे भेजो। आज तक वही चल रहा है। तो हमने कभी पैसे कमाना नहीं सीखे, जंगों से फ़ायदा उठाया। उसकी वजह यह है कि एक वॉर ड्रिवन कंट्री है। जैसे ही अफगानिस्तान में जंग लगती है, मिठाइयाँ बढ़ती हैं यहाँ पे कि अल्लाह तेरा शुक्र है अब डॉलर आएंगे। अब मसला यह है कि अमेरिका चला गया, तो डॉलर आने का कोई तरीका नहीं है। और जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी में बूम आया, वो बाहर से पैसा आया, यहाँ से कुछ डेवलप नहीं किया। सारा इकोनॉमिक एनालिसिस करने पाकिस्तान के 70 साल का, यही मिलेगा आपको कि अयूब साहब पैसे ले रहे थे अमेरिका से, इकॉनमी बेहतर हो गई, टेम्परेरली हुई, ठीक है, वो ख़त्म हुआ 65 वॉर के बाद। 71 में पाकिस्तान अलहदा हो गया। 80s में हालात शदीद ख़राब थे 78 तक। उसके बाद में रूस ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान पे, पाकिस्तान ने फिर खुदा का शुक्र अदा किया और फिर डॉलर आना शुरू हो गया ज़िया-उल हक साहब के टाइम पे। फिर इकॉनमी थोड़ी बेहतर हुई। फिर 98 में हम इसी डिफ़ॉल्ट पे खड़े हुए थे। $2.5 अरब अकाउंट में रह गया था। फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज़ हो चुके थे। लॉकर तक सीज़ करना चाह रही थी गवर्नमेंट, कुछ नहीं बचा था, ठीक है। और फिर दोबारा से मुशर्रफ साहब ने कू किया, ठीक है। हमारे ऊपर एम्बार्गोस लग रहे थे दुनिया भर से, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो अल्लाह ताला भला करे उसामा बिन लादेन का कि उसने ट्विन टावर वाला अटैक किया, वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। मुशर्रफ साहब ने कहा या अल्लाह तेरा फिर शुक्र, तीसरी बार अब डॉलर आएगा। वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, फिर पैसे आना शुरू हो गए। मुशर्रफ साहब को लोगों ने कहा यार कितना ज़बरदस्त इकोनॉमिक मैनेजर है। तो हमने कभी पैसे कमाने पहले दिन से नहीं सीखे, हम सिर्फ प्लॉट ख़रीदने और बेचने आते हैं। रियल स्टेट मॉडल है आपका और वो एक बबल है। आपने प्लॉट ख़रीदा मेरे से,
तो पैसे मेरी जेब में चले गए और मैंने जाके उसी पैसे का आपसे एक और प्लॉट ले लिया जाके, वो पैसे इधर ही सर्कुलेट हुए जा रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन क्या है, ज़ीरो है। तो आप वो कर ही नहीं सके काम जो हिंदुस्तान ने कर लिया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री डेवलप की। यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल आदमी पाकिस्तानी, ड्रीम पाकिस्तानी कौन सा है जो रियल स्टेट में कोई काम कर रहा है?